Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 10 मई 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है हाइफा पोर्ट को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत में कौन सी एक ऐसी बॉडी है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर, रिंट्रेंचमेंट या फिर फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स को निकालने को लेकर जितना भी डेटा, जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है वो सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम करता है। तो कौन सी ऐसी बॉडी है, नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ऑप्शन सी लेबर ब्यूरो या फिर ऑप्शन डी नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों वैसे इस न्यूज़ के बारे में आपने सुन ही लिया होगा, व्हाट्सएप पर इंटरनेशनल कॉल का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ चुका है। हो क्या रहा है, लोगों के पास में इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप के ऊपर कॉल आ रहा है और इसकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये बिल्कुल कॉमन चीज़ हो चुकी है। एक दिन में 2-2, 3-3 बार कॉल आने स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेंट किया। अब जितनी सारी कंप्लेंट इकट्ठी हो गई और उस कंप्लेंट को इकट्ठा होने के बाद में व्हाट्सएप ने अपनी साइट से रिस्पॉन्ड किया है और बोला है ये देखो आपके साथ में स्कैम हो सकता है, व्हाट्सएप की साइट से यहाँ पर कोई भी ऐसा इशू नहीं है। करना क्या है, आपने सतर्क रहना है, बिवेयर रहने को यहाँ पे व्हाट्सएप ने बोला है। अब पूरा मामला क्या है मैं आपको समझाता हूँ और एग्जैक्टली आपने करना क्या है इस पूरे सिनेरियो में वो भी आपको समझाता हूँ, नहीं तो आपके साथ में कुछ गलत भी हो सकता है इस स्कैम को लेकर। पहले तो मैं आपको बता दूँ इसके बारे में चर्चा हर एक न्यूज़ आर्टिकल में आपको देखने को मिल जाएगी। हज़ारों आर्टिकल अभी पिछले 2 दिनों में इस टॉपिक को लेकर पब्लिश हो चुके हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, मनी कंट्रोल इंडिया टुडे आर्टिकल देख पा रहे होंगे, व्हाट्सएप स्कैम, डोंट टेक वॉइस एंड वीडियो कॉल्स फ्रॉम दीज डेंजरस नंबर्स। ऐसे ही दूसरा आर्टिकल व्हाट्सएप स्कैम अलर्ट, यानी कि जितने भी कॉल मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास में इंटरनेशनल नंबर से, उसको लेकर अलर्ट रहने के लिए बोला है। काफ़ी सारे लोगों के पास में +62 करके या +84 करके यहाँ पे कुछ नंबर के थ्रू आपके पास में कॉल आ रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे होंगे, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। देखो पहली चीज़ तो व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और इंडिया में बहुत सारे यूज़र्स आपको देखने को मिल जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर में। एक ज़माना था जब हम लोग यहाँ पर एसएमएस किया करते थे, है ना, यानी कि जो मोबाइल का एसएमएस होता है उसका यूज़ किया करते थे। सिम के अंदर में कुछ लिमिट मिला करती थी एसएमएस करने की, बट उसके बाद से यहाँ पर लोग व्हाट्सएप के ऊपर शिफ्ट हो गए और व्हाट्सएप पर आप अनलिमिटेड एसएमएस यानी कि अनलिमिटेड मैसेजेस आप कर सकते हो। उसके बाद वीडियो कॉल कर सकते हो, आप दुनिया में कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉल से, आप वॉइस कॉल से या मैसेजेस से। तो ओवरऑल व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर स्कैम होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं और मैं आपको बता दूं पिछले साल भी काफ़ी सारे केसेस निकल कर आए थे जहाँ पे कुछ लोग फंस भी गए थे उस जाल में। वो वाला आर्टिकल भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी होता क्या है ना कि आप अगर कहीं पर भी नई वेबसाइट पर जाते हो, आपने कहीं पर रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर एग्जांपल जैसे इस चैनल पर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और बहुत सारे एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स जो हैं लगातार वीडियोस को देखते हैं। आपने ये भी चीज़ देखा होगा कि किसी प्लेटफॉर्म पर जाओगे आप, है ना, तो वहाँ पे एक्सेस करने के लिए उस प्लेटफॉर्म को आपको डायरेक्टली नंबर देना पड़ेगा, नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं, आपको हर जगह पर नंबर देना पड़ रहा है। फिर उस नंबर के ऊपर में अपना प्रमोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर भी करने लगे। आप नंबर से रजिस्ट्रेशन करोगे, आपका सीधा व्हाट्सएप पे वो आएगा प्रमोशन कि ये कोर्स इतने का चल रहा है, वो कोर्स इतने का चल रहा है, या फिर आपके पास में डायरेक्टली कॉल आएगी।
तो नंबर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होने लगा है आजकल, हर जगह पर नंबर का रजिस्ट्रेशन मांगने लगते हैं और इस चक्कर में जो प्रमोशन है बहुत सारे होने लगे हैं, बहुत सारी ब्रांड्स अपना प्रमोशन करने लगे हैं। और इसी दौरान क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर से कॉल आना भी यहाँ पर लोगों को स्टार्ट हो चुका है। जो इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहा है वो नंबर कहीं ना कहीं मलेशिया, कीनिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के लगातार दिखाई पड़ते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन कोई आपको मलेशिया, कीनिया, वियतनाम से कॉल नहीं कर रहा है, यह बात ध्यान रखना। हो सकता है यहाँ पर कि आपके घर के आसपास ही कोई व्यक्ति हो जो कि उस नंबर को यूज़ करके आपके साथ में स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। बाहर का नंबर वो मंगा लेते हैं और फिर उसी नंबर का यूज़ करके लोगों के साथ में स्कैम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर डिटेलिंग्स कुछ निकल कर आई हैं आर्टिकल्स के थ्रू। तो कैसे कैसे नंबर आ रहे हैं, जब आप आर्टिकल को देखोगे ना तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मोस्ट कॉमन नंबर है +60 स्टार्टिंग में लगा हुआ है, या फिर +254 लगा हुआ है। +254 से अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो कीनिया का दिखाएगा। +60 से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसका जो ISD कोड है वो मलेशिया का दिखाएगा। फिर ऐसे ही +84 देखने को मिलेगा। +84 से भी काफ़ी सारे लोगों को नंबर आ रहे हैं वियतनाम से। +62 भी आ रहा होगा इंडोनेशिया का नंबर, ये सबसे पॉपुलर है +62 वाला। तो आगे इस प्रकार के अगर आप नंबर्स देख रहे हो ना तो ध्यान रखना, वो नंबर्स आपने पिकअप नहीं करना है बिल्कुल भी। और कोई भी अगर इस नंबर से आपके पास में मैसेज भी आता है तो फटाक से यहाँ पे उस मैसेज को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के साथ साथ यहाँ पर उस नंबर को अपने पास से पूरी तरह से ब्लॉक कर दो। मेरे पास भी मैसेजेस आए हैं बस खाली, लेकिन कॉल नहीं आया है। तो खैर मुझे तो यहाँ पर इसके बारे में पता था, तो यहाँ पर ये जो नंबर है वो ब्लॉक करना ही सही रहेगा। आप भी यहाँ पर यही ज़रूर से करना, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर कोई प्रॉपर अलग से कोई सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा नहीं। आपने सीधा यही करना है कि ब्लॉक करना है, उस नंबर को रिपोर्ट करना है। उसके बाद सवाल यह है कि ये जो लोग कॉल कर रहे हैं इसके पीछे का पर्पज़ क्या हो सकता है। जब आप आर्टिकल पढ़ोगे ना तो वहाँ पे पर्पज़ के बारे में कोई भी डेफिनेट चीज़ बताई नहीं गई कि हाँ एग्जैक्टली ये इनका पर्पज़ है। बस खाली यहाँ पर आपका जो डेटा है वो निकाला जा सकता है। यानी एक व्यक्ति अगर कॉल के साथ में, मैसेजेस के साथ में, आपके साथ में जितनी ज़्यादा देर कनेक्ट रहेगा उतना ज़्यादा डेटा आपके फ़ोन से वो निकाल सकता है। इवन यहाँ पर उसके पास में इतना हद तक डेटा लग सकता है कि वो आपका जो बैंक अकाउंट है उससे पैसा भी निकाल सके, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अपने घर में भी पेरेंट्स को भी यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर करना कि अगर इस नंबर से कोई मैसेज, कॉल आता है तो उसको प्लीज़ ना उठाएं और उस नंबर को जो है ब्लॉक कर दें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को इतनी जानकारी होती नहीं है और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस ट्रैप में जो है फंस जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, व्हाट्सएप पे ये जो कॉल आ रही है, और व्हाट्सएप क्या करता है, हमें इनक्रिप्शन ऑफ़र करता है। इनक्रिप्शन मतलब आपने देखा होगा ना, आप मैसेज करते हो वो एंड टू एंड इनक्रिप्ट होता है, कोई यहाँ पर उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, कोई इसको ट्रेस नहीं कर सकता। तो एक प्रॉब्लम भी है। तो हैकर्स यहाँ पर इसी प्रॉब्लम को ना कह सकते हो अपने लिए फ़ायदा बनाकर उठा रहे हैं कि व्हाट्सएप पर अगर वो ये सारा काम करते हैं तो कोई उनको ट्रेस नहीं कर पाएगा, कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो सिंपली एक ही एडवाइस है, और ये व्हाट्सएप की साइट से भी एडवाइस है, नंबर को ब्लॉक करो और उस कॉल को बिल्कुल भी मत उठाओ। और बताए ऐसा आर्टिकल आपको याद होगा, मैंने पिछले साल नवंबर में आपको पढ़ाया था और शायद मैंने अक्टूबर में भी 2022 में पढ़ाया था, एक थंबनेल भी लगाया था। अगर मेरे साथ में आप कनेक्टेड हो तो आपने इसके बारे में ज़रूर से पढ़ा होगा। ये आप देखोगे पिछले साल के आर्टिकल्स हैं, जैसे पिछले साल 2022 में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो पहले भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई और पहले यहाँ पर और ख़तरनाक स्कैम हो रहा था। हो सकता है अभी भी यहाँ पर स्कैम हो रहा हो। क्या हो रहा था कि डायरेक्टली व्हाट्सएप की साइट से वीडियो कॉल आ रहा था, और वीडियो कॉल पर आप कह सकते हो कि एक हाफ नेकेड वेमेन का जो है वो पिक्चर आ रहा है। तो कोई भी इंसान अगर उठाता है ना तो थोड़ी देर भी अगर उसके साथ में वो कनेक्ट रहता है, तो जितने लंबे समय तक वो यहाँ पर उस वीडियो कॉल पर कनेक्ट रहेगा उतना ज़्यादा यहाँ पर उसका जो डेटा है वो निकाला जा सकता है, प्लस उसकी जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो भी करके रखी जा सकती है। और फिर उसके बाद में उन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है कि हाँ ये देखो कैसे वीडियो कॉल कर रहे हैं। और ऐसा एग्जैक्टली हुआ भी। आप यहाँ पर देख सकोगे कि व्हाट्सएप ने ये मतलब व्हाट्सएप की साइट जो ये स्कैम हो रहा है, इस स्कैम में ऐसा हुआ भी है कि काफ़ी सारे लोगों के पास में एक वीडियो कॉल आया जिसमें हाफ नेकेड वेमेन है, और वो व्यक्ति कॉल पर थोड़े लंबे समय तक कनेक्ट रहा, तो उसको बाद में ब्लैकमेल किया गया कि ये जो वीडियो है मैं सब में शेयर कर दूंगा, है ना। यानी कि जिसने स्कैम किया था उसने वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद में वो सब में शेयर करने की ब्लैकमेलिंग करता रहा, उसको उसके परिवार में शेयर कर दूंगा, वो ब्लैकमेलिंग करता रहा, और उससे ढेर सारा जो पैसा है वो ऐंठ लिया गया। इवन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऐसे आर्टिकल भी पब्लिश हुए कि जहाँ पर एक व्यक्ति था 30 साल का जो कि इसी वाले वीडियो कॉल वाले ट्रैप में फंसा, और उससे 55,000 रुपये 55,000 जो है एक स्कैमर ने ब्लैकमेल कर ले लिए। ठीक है, उसी यहाँ पर ब्लैकमेलिंग करके उससे ये इतने पैसे निकाल लिए। तो प्लेटफॉर्म बड़ा है, स्कैम होने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा हैं, बट आपको यहाँ पर सतर्क रहना है। तो इस आर्टिकल को एक अवेयरनेस की तौर पर भी लेना है, और प्लस ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करनी है ताकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर हेल्प हो सके। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा
इसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक किया जा सकता है। क्या बात हो रही है, तो जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो अरब कंट्रीज़ हैं ना, उन अरब कंट्रीज़ के अंदर में ट्रेन को चलाने के बारे में चर्चा की जा रही है, और उन रेलवे लाइन को जो बिछाया जाएगा वो रेलवे लाइन डायरेक्टली कह सकते हो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इंडिया को भी और इज़राइल को भी। तो कहने का मतलब है कि इन रेलवे लाइन से हम क्या करने वाले हैं, यूरोप को अरब नेशंस के साथ में और साथ ही साथ में इंडिया के साथ में कनेक्ट करने वाले हैं। एक पूरा का पूरा इस लिंक को बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इस रेल लिंक के माध्यम से क्या होगा, जो अरब की ट्रेन्स होंगी वो इंडिया के सामान को इजरायली पोर्ट तक पहुंचाएंगी। ऐसा खुद यहाँ पर जो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं एली कोहेन, उन्होंने यहाँ पर बोला है। ये आप देख पा रहे होंगे, इनका स्टेटमेंट है। तो इस पर्पज़ से होगा क्या कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको यहाँ पे इस रीजन में कम किया जा सकेगा। प्लस इंडिया और इजराइल अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, है ना। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इससे क्या होगा, जो व्यापार है और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा दोनों देशों के बीच में। प्लस यहाँ पर ये जो विजन है इसमें, इस विजन में ये बोला गया है कि इजराइल, गल्फ अरब कंट्रीज़ और साथ ही साथ में इंडिया, इन तीनों को यहाँ पर जोड़ दिया जाए और इन तीनों के बीच में जो व्यापार होगा वो बेहतरीन तरीके से हो सकेगा। और इसमें जो हाइफा पोर्ट है उस हाइफा पोर्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि उस हाइफा पोर्ट की मदद से ये जो व्यापार है इसको हम आगे यूरोप तक बढ़ा सकेंगे, ऐसा भी आर्टिकल में मेंशन किया गया। अभी समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी कि हम किस किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, उस मैप से पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी। पहले तो आप लोगों ने करना क्या है, इस इजराइल मैप को देख लेना है, ठीक है। इजराइल का मैप आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ये लाइट कलर का जो लाइट येलो कलर है ना, यही बेसिकली इजराइल है, ठीक है। इजराइल के पीछे जॉर्डन है, इधर इजिप्ट है, और यहीं पर आपको हाइफा पोर्ट देखने को मिलेगा। कहाँ पर है, तो ये इजराइल का पूरा मैप हुआ और ये रहा हाइफा पोर्ट, ये रहा एक बंदरगाह हाइफा। और ये बंदरगाह बेसिकली इसमें आज के समय पर आपको पता होगा जो गौतम अडानी हैं उन्होंने यहाँ पर इसको परचेज़ किया है हाइफा पोर्ट को, तो इससे बहुत सारा फ़ायदा भी मिलने वाला है। कैसे मिलेगा आगे मैं आपको एक वर्ल्ड मैप के माध्यम से समझाता हूँ। अब इस वाले मैप को ध्यान से देखो। ये मैप थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि वर्ल्ड मैप क्लियरली अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है उसमें इंडिया का मैप गलत बना हुआ है। यहाँ पर इंडिया का मैप बिल्कुल सही है, तो इस वजह से इस मैप के थ्रू हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इधर यहाँ पे हो गया इंडिया, और इधर यहाँ पे ये अरब कंट्रीज़ हो गई, ठीक है। अरब कंट्रीज़ इधर यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सारे देश यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया हो गया, इधर अरब नेशंस हो गए, और यहाँ पर जो मैंने डॉट बनाया ना, इसको इमेजिन कर सकते हो आप यहाँ पे, ये है एग्जैक्टली इजराइल। एक बार मैं पिंक कलर से कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने जो सर्कल बना दिया है, सपोज़ ये है इजराइल, सपोज़ क्या यहीं पर है इजराइल, ठीक है। अब इजराइल के बाद में जब ऊपर ये जो लाइट कलर की कंट्रीज़ आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये सारी की सारा ये पूरा का पूरा यूरोप है। क्या है ये पूरा यूरोप है। तो बात यह की जा रही है कि भारत से अगर सामान हमें यूरोप को पहुंचाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंडिया के इन पोर्ट से, सपोज़ जो गुजरात के अंदर बंदरगाह है वहाँ से हम क्या करेंगे, जहाज़ में सामान को लोड करेंगे। वो जहाज़ यहाँ तक पहुँचेगा और इधर यहाँ पे गल्फ़ नेशंस तक पहुँचने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो रेलवे लाइन्स है वो बिछा दी जाएंगी, ट्रेन चलाई जाएंगी। तो यहाँ से वो सामान ट्रेन में लोड होगा और ट्रेन से सीधा पहुँचेगा ऊपर इजराइल तक, और इजराइल के पास में यहाँ पर है हाइफा पोर्ट, ठीक है। इजराइल तक पहुँचेगा तो इजराइल के साथ में व्यापार हो जाएगा भारत का, है ना। इजराइल के साथ में व्यापार प्रॉपरली चलेगा, गल्फ नेशन के साथ में व्यापार चलेगा। दूसरी चीज़, इजराइल में हाइफा पोर्ट भी है जो कि भारत के पास में है। उस हाइफा पोर्ट से हम क्या कर सकते हैं, अगेन यहाँ पर दोबारा सामान लोड कर देंगे और सामान लोड करके सीधा यहाँ पर यूरोप तक पहुँचा सकते हैं। यानी कि यूरोप की कनेक्टिविटी हमारे पास में डायरेक्टली मिल सकती है, और वो रूट जो होगा वो एग्जैक्टली ये वाला रूट होने वाला है, ठीक है। तो इसको लेकर अभी डिस्कशन चल रहा है लगातार, और इसके लिए एक नया जो क्वाड है वो बना लिया गया है। आपको पता होगा, एक तो नॉर्मल क्वाड ग्रुप है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। नए जो नॉर्मल वाला क्वाड है उसमें कौन कौन से देश हैं, उसमें यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, ठीक है। और जो अभी यहाँ पर नया वाला क्वाड है, ठीक है, जो नया क्वाड बनाया गया है, उस नए क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है और यूएस है। ये सब आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। अभी इजराइल भी यहाँ पर इसमें जुड़ रहा है जो कि काम कर रहा है। वैसे इजराइल को ऐड करके हमने I2U2 वाला ग्रुप बनाया है, आपको याद होगा, जिसमें इजराइल भी है, उसके बाद में इंडिया भी है, यूएई भी है और यूएस भी है। तो कई सारे ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर जिन ग्रुप्स की मदद से मिडिल ईस्ट वाले रीजन में भारत को एक बहुत बड़ा एक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि भारत को मिडिल ईस्ट में कह सकते हो कोई भी आज के समय पे प्रॉपर एक्सेस देखने को मिलता नहीं है, ठीक है। तो इससे यहाँ पर ये फ़ायदा होगा। अब दोस्तों एग्जाम के लिए आपको 2-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि सबसे पहले हाइफा पोर्ट के बारे में 2-4 बातें ध्यान रखना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अडानी ग्रुप ने इस हाइफा पोर्ट को एक्वायर कर लिया है, ख़रीद लिया है 1.2 बिलियन US डॉलर्स में।
ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था। तो हाइफा पोर्ट की लोकेशन कहाँ पर है, तो इजराइल का जो मैप था उसमें मैंने दिखाया ऊपर वाले साइड में, इजराइल में नदर्न रीजन में आपको ये हाइफा पोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि मेडिटेरेनियन सी में खुलता है और आगे उस वो जो समुद्र है उससे यूरोप तक वो जाता है रीजन। तो कहीं ना कहीं जो हाइफा पोर्ट है अगर वहाँ से हम लोग चाहें यूरोप को कनेक्ट करना तो आराम से यहाँ पर यूरोप से जुड़ सकते हैं। क्लियर हो गया। हाइफा पोर्ट कह सकते हो कि इजराइल में जो 2 सबसे बड़े कमर्शियल पोर्ट है उसमें से एक लौता पोर्ट आपको ये हाइफा पोर्ट भी देखने को मिलेगा। और दुनिया का बहुत सारा यहाँ पर इजराइल का बहुत सारा जो कार्गो है, बहुत सारा जो सामान है, आधे से ज़्यादा जो सामान है वो यहाँ पर इसी हाइफा पोर्ट के थ्रू भेजा जाता है। तो हाइफा पोर्ट काफ़ी सारा जो इजराइल का सामान उसको मैनेज करने का काम भी करता है। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हाइफा पोर्ट का एक सबसे खास बात पता है क्या है, ये एक नेचुरल वाटर हार्बर है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेचुरल वाटर हार्बर। अब ये नेचुरल वाटर हार्बर क्या होता है इसको समझना। अच्छा, उसको समझने से पहले एक लाइन और समझ लो, फिर उसका डायरेक्टली हम इस वाले पॉइंट को समझेंगे। तो जो हाइफा पोर्ट है ना, इसको 1933 में बनाया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, और फिर 1948 के बाद से कह सकते हो इसको वापस से बदलाव किया गया, इसको वापस से रिबिल्ड किया, वापस से बनाया, डेवलप किया इजरायली सरकार ने। तब से इजराइल की सरकार के अंडर में था, बट अभी यहाँ पर अडानी ग्रुप ने इसको परचेज़ किया तो अडानी ग्रुप के हाथ में आ गया है। अब ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो नेचुरल वाटर हार्बर होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। देखो, दुनिया में बहुत कम ही आपको नेचुरल वाटर हार्बर देखने को मिल जाते हैं, नेचुरल वाटर हार्बर पोर्ट, जो कि एक यहाँ पे कहाँ पे है, हाइफा में है। ये हाइफा पोर्ट है। ठीक है, तो नेचुरल हार्बर कौन से होते हैं, नेचुरल पोर्ट कौन से होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। ये हाइफा वाला पोर्ट नहीं है, बट एग्जाम्पल लिया गया है। ये भी एक पोर्ट है, कहाँ का है अभी मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, तो ये जो बंदरगाह बना है, यहाँ पर आप कह सकते हो जो जहाज़ है वो अंदर तक आ सकता है और बिल्कुल एंड तक आ सकता है। नहीं तो फिर होता क्या है कि जो जहाज़ है उसको बीच में रुकना पड़ता है, क्योंकि किनारे पानी जो है थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो उनको बीच में रुक जाना पड़ता है और फिर छोटे छोटे जहाज़ जाते हैं और उससे सामान उतार कर लेकर आते हैं। लेकिन नेचुरल हार्बर में कह सकते हो यहाँ पर किनारे तक जो पानी काफ़ी गहरा होता है, बड़े बड़े जहाज़ जो है वो एंड तक पहुँच जाते हैं और डायरेक्टली यहाँ से सामान लोड करते हैं, उतारते हैं और सीधा यहाँ पर लेकर निकल सकते हैं। दूसरी चीज़, इस पोर्ट को देख पाओगे प्रकृति के तौर पर एक सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि पोर्ट नहीं तो अगर ओपन होता है तो उसमें सिक्योरिटी के लिए थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए और ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये पोर्ट चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा पड़ा है और इधर यहाँ पे बस खाली एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है। यहीं पर अगर आप अपनी सिक्योरिटी लगा दो ना दोनों तरफ, बस आपको कहीं पर ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा यहीं से जहाज़ की एंट्री होती है, यहीं से जहाज़ बाहर होता है। ठीक है, तो ये नेचुरली बना हुआ है। ये क्या कहलाते हैं, नेचुरल पोर्ट कहलाते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी इस चीज़ के बारे में। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पे आपको प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो ना। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होने वाला है। देखो, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। रिसेंटली यहाँ पर ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, जहाँ पे भारत की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा बेकार रखी गई है। तो उसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पूछा कि भारत की रैंकिंग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इतनी ज़्यादा कैसे गिर गई। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, जो रिसेंटली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है ना, इसमें 180 देशों में से भारत की जो रैंकिंग रखी गई है वो है 161, 161 रैंकिंग है। पहली चीज़ तो आपने यही ध्यान रखना है, वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पिछले साल, ये तो 2023 की रैंकिंग हो गई, पिछले साल क्या था, साल 2022 में, तो साल 2022 में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो तो यहाँ पर 150 थी। तो कह सकते हो सीधा एक बहुत बड़ी गिरावट आई है, 161 पर यहाँ पर इंडिया को पहुँचा दिया गया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पूछता है सरकार से, ऐसा क्यों हुआ। तो सरकार को जो कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे सोलिसिटर जनरल हैं, और सोलिसिटर जनरल कौन है आज के समय पर, वो तुषार मेहता साहब हैं। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ना, ये इसमें जो इंडिया की रैंकिंग सेट की गई है वो डिपेंड करता है कौन रेटिंग दे रहा है। ठीक है, ये उनका हिसाब से, मतलब इंडिया ने वैसे भी इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है, इस फ्रीडम इंडेक्स को, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। अब रिजेक्ट करने का पीछे का रीज़न है क्योंकि पाकिस्तान, उसके बाद सोमालिया, अफ़गानिस्तान, ऐसी कंट्रीज़ यहाँ पे आज के समय में भारत से काफ़ी आगे हैं इस इंडेक्स के अंदर में। क्या वहाँ पर बिल्कुल फ्रीडम है, यानी जो जर्नलिस्ट हैं उनको बिल्कुल फ्रीडम मिला हुआ है, क्या वो खुलकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जबकि इंडिया के अंदर यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है वो खुलकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उनको फ्रीडम है, उनके ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया।
और सीधा सीधा यहाँ पर मेंशन ये भी किया गया, ये डिपेंड करता है कौन यहाँ पर वो इंडेक्स तैयार कर रहा है, कौन रेटिंग दे रहा है। अगर और तुषार मेहता साहब बोलते हैं अगर मैं अपने हिसाब से रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इंडिया को पहली रेटिंग दूंगा, फर्स्ट पर रखूंगा। वो उन्होंने वेस्टर्न साइड ने अपने हिसाब से बनाई तो इंडिया को 161 रैंकिंग दी है, मैं अपनी साइड से बनाऊंगा तो फर्स्ट रैंकिंग पर रखूंगा भारत को। इस तरीके से यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो इनका दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये जो मुद्दा है वो समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा ज़रूर जान लो, क्योंकि ये चीज़ की क्या बोला किसने किसने क्या नहीं बोला वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको ही पता है। एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी जाने वाली हैं वो स्टैटिक डेटा, थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाने वाली है। और वो क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या है, कौन तैयार करता है, कौन रिलीज़ करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। पहली चीज़, जो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको हर साल लेकर आया जाता है, और हर साल 2002 से तो वैसे हर साल पब्लिश हो रहा है। ये कौन लेकर आता है, तो पब्लिश करने वाली बॉडी का नाम ध्यान रखना, उसका नाम है रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स, या इसको हम लोग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं। ये जो बॉडी है ना, ये पेरिस के अंदर बेस्ड बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। ठीक है, ये जो एनजीओ है ये यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, काउंसिल ऑफ यूरोप, साथ ही साथ में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफाइन, इन सब के साथ मिलकर ये काम करता है। इस इंडेक्स के अंदर में अलग अलग देशों की रैंकिंग तैयार की जाती है, और वो किस बेसिस पर कि किस देश के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, उनके पास में खुली छूट है, वो खुलकर यहाँ पर अपना जो जर्नलिज्म है उसको कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पर ये केवल और केवल जर्नलिस्ट को कितनी छूट दी गई है उसके बारे में बात करता है। क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म के बारे में नहीं बात करता कि जर्नलिज्म की क्वालिटी कैसी है, वहाँ पर कोई अच्छी तरीके से यहाँ पर रिपोर्टिंग हो रही है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में मैटर नहीं करता है। यह केवल और केवल बात करता है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको कितना फ्रीडम मिला हुआ है। जिस देश में ज़्यादा फ्रीडम होगा, खुलकर रिपोर्टिंग कर पाएंगे, कोई जर्नलिस्ट का मरने का केस ना आया हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस कंट्री की जो रैंकिंग है वो टॉप पर देखने को मिल जाती है। नहीं तो फिर अगर जिस देश में हालात बुरे हैं, जर्नलिस्ट को ज़्यादा छूट नहीं मिली है ना, और उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी सारे जर्नलिस्ट की डेथ भी हुई है उस देश में, तो कहीं ना कहीं उसकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा डाउन होती है। जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये दोनों यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में हैं, 179 और 180 नंबर पर यही दोनों देश आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया। अब जो इंडेक्स तैयार किया जाता है इसमें जो रैंकिंग है वो उसको लेकर कुछ स्कोर दिया जाता है, 0 से लेकर 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। ठीक है, और जो बेस्ट पॉसिबल स्कोर है वो 100 तक दिया जाता है, जिसको यहाँ पर जिसकी जो रैंकिंग है वो अच्छी है, ऑब्वियस सी बात है, तो उसको अच्छा स्कोर मिला होगा। जिसकी रैंकिंग बुरी है उसको यहाँ पर कह सकते हो बुरा स्कोर मिला होगा, यानी कि कम स्कोर मिला होगा। तो ज़्यादा स्कोर अच्छी रैंकिंग, कम स्कोर बुरी रैंकिंग, सिंपल बात हो गई। अब बात है इवोल्यूशन क्राइटेरिया की। देखो, हर एक देश को जो स्कोर दिया जाता है ना वो 3-4 चीज़ों के बेसिस पर, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सेफ्टी, इन सब चीज़ों को देखकर दिया जाता है कि हाँ आखिरकार जर्नलिज्म है वो किस प्रकार से चल रहा है, इन सेक्टर्स में उनको क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं। ठीक है, अब ये जो हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात अगर हम कर रहे हैं ना, ये जो इंडेक्स है कब रिलीज़ हुआ था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को रिलीज़ हुआ था। आपको पता होगा हर साल 1 मई को, 1 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन की शुरुआत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1993 में यहाँ पर की गई थी, और ये जो दिन है ये विंडहॉक डिक्लेरेशन को भी याद दिलाता है। विंडहॉक डिक्लेरेशन जो कि यूनेस्को के थ्रू एडॉप्ट किया गया था, और इस डिक्लेरेशन का मेन मकसद था कि हम लोग दुनिया भर में फ्री और इंडिपेंडेंट प्रेस को यहाँ पर बना सकें, फ्री और इंडिपेंडेंट प्रेस को यहाँ पर डेवलप किया जा सके। क्लियर हो गया। नाउ जब बात आई रही है प्रेस की, मीडिया की, कि मीडिया को कितना फ्रीडम मिल रहा है, प्रेस को कितना फ्रीडम मिल रहा है इंडिया के अंदर में, तो हमारा संविधान इसको लेकर क्या बोलता है। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक सबसे बड़ा लॉ है, और ये हम लोग को बिल्कुल कह सकते हो आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 19 क्या है, आपका एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 12 से 35 तक सारे फंडामेंटल राइट हैं। आर्टिकल 19 जो है ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। आपके पास में खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस करने का हक है, उसका जो हक जो आपको मिलता है वो आर्टिकल 19 के तहत मिलता है, जो कि डायरेक्टली एक फंडामेंटल राइट है। और इस फंडामेंटल राइट के तहत ही कह सकते हो लोगों को यहाँ पर अपने आप के जो विचार है उसको रखने की छूट मिल जाती है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में स्पेशली तो कोई चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं की गई हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस को कोई कह सकते हो कि लीगली कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से निकल कर आती है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। यानी कि जो हमारा प्रेस है, जो प्रेस की फ्रीडम की बात करते हैं, वो प्रेस की फ्रीडम को सुरक्षा कहाँ पे दी गई है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, जहाँ पर लिखा गया है ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि सभी के पास में एक छूट है, और वो छूट यह है कि वो खुलकर बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इवन 1950 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था रोमेश थप्पर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का, और वहाँ पर
सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर में जो प्रेस है उसका फ्रीडम होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उसको छूट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि पूरी तरह से छूट नहीं दे सकते। जब भी हम फ्रीडम की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको खुली छूट मिली है। आपको बोलने का अधिकार है, ठीक है, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा भी अधिकार नहीं है कि आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जिससे कि देश में यहाँ पर कोई हंगामा ही हो जाए, है ना, या फिर कह सकते हो इंडिया की जो सॉवरिटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी, इसको कोई खतरा हो जाए, या फिर आप ऐसा कुछ भाषा बोल दे रहे हो जिससे कि भारत के रिलेशन जो है दूसरे देशों के साथ में वो ख़राब हो जाए, है ना, ऐसा नहीं करना है। या फिर ऐसा कुछ बोल देते हो जिससे कोर्ट को डिफेम कर रहे हो ऐसा लगे, है ना, किसी को डिफेम कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। भले आपके पास में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना होगा, इन बातों का ध्यान रखते हुए काम करना होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं आपका फ्रीडम जो है वो छीन लिया जाएगा, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। यूपीएससी ने साल 2017 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। तो इंडेक्स को लेकर सवाल आया था 2017 का, वो ये था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को लेकर के। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन तैयार करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएन विमेन, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ये जो फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसको कौन रिलीज़ करता है? तो ध्यान रखना, इसको हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर या फिर रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स, ये इसको यहाँ पे पब्लिश करता है। आगे आते हैं नाउ नेक्स्ट पेज पर कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाला आर्टिकल। कल मैंने चीता के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करवा दिया है, आपको याद होगा, है ना। एशियाटिक चीता, अफ्रीकन चीता के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सब कुछ मैंने आपको समझाया था। तो खबर ये निकल कर आती है, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग पिछले साल सितंबर 2022 में चीता को लाना स्टार्ट करे थे, और मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क के अंदर में उन चीता को रिलीज़ किया गया, छोड़ा गया। तो सितंबर 2022 से अब तक टोटल कितने, टोटल 20 चीता लेकर आए गए हैं, जिसमें से 2 चीता की डेथ हो गई थी। अभी खबर आती है कि कल एक और चीता की डेथ हो गई, यानी 3 चीता जो है मर चुके हैं। तो टोटल अभी 17 चीता बचे हुए हैं कुनो नेशनल पार्क के अंदर में, ऐसा बोला जा रहा है। और कल मैंने इसके साथ एक और खबर पढ़ाई थी आपको, वो क्या बताया था कि 5 और चीता हम लोग लेकर आने वाले हैं जल्दी, जून से पहले पहले 5 और चीता को यहाँ पे कुनो नेशनल पार्क के अंदर में छोड़ा जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये चीता लाए कहाँ से जा रहे हैं? अफ्रीकन कंट्री नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। तो नामीबिया से अभी रिसेंटली 8 चीता लाए गए थे, और साउथ अफ्रीका से 12 चीता लाए गए थे। तो 12 और 8 हो गए 20। तो 20 चीता सितंबर 2022 से अभी तक आ चुके थे, जिसमें से 3 चीता मर चुके हैं। तो टोटल अभी तक हमारे पास में 17 बचे हुए हैं। क्लियर हो गया। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग ज़रूर से ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक और छोटा सा आर्टिकल, बहुत छोटा सा आर्टिकल दिख रहा होगा, लेकिन जितना छोटा है उतना ही काम का है। क्या बात की जा रही है? जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अभी 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रेजेंट करे हैं हमारी अलग अलग फोर्सेस को। तो आपने समझना होगा, देखो नाम आगे ये दिए गए हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने समझना होगा ये कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र क्या है। जैसा आपने यहाँ पर अवार्ड के बारे में सुना है ना, अलग अलग अवार्ड्स के बारे में, उसी तरीके से आप कह सकते हो ये कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिया जाता है हमारी फोर्सेस की बहादुरी के लिए। इसको समझते हैं, इनको वैसे हम गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर जो गैलेंट्री अवार्ड्स है, पहले हम इसका इतिहास समझेंगे, फिर उसके बाद आज का डेटा समझेंगे। तो देखो, देश की आज़ादी के बाद में, ठीक है, यानी कि 1947 के बाद में पहली बार 3 गैलेंट्री अवार्ड्स लेकर आए गए। नाम दिया गया परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इसको सरकार लेकर आई थी 26 जनवरी 1950 में। तो ये तीनों चक्र दिए गए, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 से कह सकते हो ये जो 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो लेकर आए गए थे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। उसके बाद 3 और गैलेंट्री अवार्ड्स बनाए गए, जिसको नाम दिया गया अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 और अशोक चक्र क्लास 3। लेकिन ध्यान रखना, ये अशोक चक्र को 1952 में, ये तीनों चक्र का जो अवार्ड है वो इसको लेकर आए थे, लेकिन हमने बाद में इसका नाम चेंज कर दिया था। और नाम चेंज करके क्या कर दिया था, इन अवार्ड्स का नाम चेंज कर दिया था। नाम चेंज कब किया गया था? जनवरी 1967 में। और नाम चेंज करके क्या रखा? अशोक चक्र क्लास 1 का नाम बदलकर केवल अशोक चक्र रख दिया गया। अशोक चक्र क्लास 2 का नाम बदलकर केवल कीर्ति चक्र रखा गया। अशोक चक्र क्लास 3 का नाम बदलकर शौर्य चक्र रखा गया। तो अभी हम आर्टिकल में बात कर रहे हैं कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र की, तो इनका हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनके नाम बदले गए थे, कब बदले गए थे और पहले क्या नाम थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 और अवार्ड्स हो गए, ठीक है। ये हमारे बाकी 3 अलग गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। सवाल ये है कि ये अवार्ड्स किन को दिए जाते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है। देखो, हमारे आर्मी,
नेवी और एयर फोर्स, ध्यान से सुनना, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, टेरिटोरियल आर्मी या दूसरी यहाँ पर जो लॉफुली हमारी कोई भी आर्म्ड फोर्सेस है उसके कोई से भी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं, मतलब कि हर एक रैंक के हर एक ऑफिसर को एलिजिबिलिटी मिलती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है हमारे इन फोर्सेस से जो भी निकल कर आता है उन सभी को यहाँ पर ये अवार्ड दिया जा सकता है। ये सभी लोग बेसिकली एलिजिबल हैं इस अवार्ड के लिए, ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अब देखो, जब हम लोग इन गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करते तो मैंने आपको 6 अवार्ड्स के नाम बताए। वो 6 अवार्ड्स कौन कौन से थे? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र एक। दूसरा यहाँ पे मैंने आपको बताया था अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इन 6 गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन ध्यान रखना, इन 6 गैलेंट्री अवार्ड्स को 2 भाग में बांटा गया है। जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और साथ ही साथ में जो वीर चक्र है ना, इन तीनों चक्रों को हम लोग बोलते हैं वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, युद्ध के लिए। ठीक है, वॉर टाइम इनको अवार्ड्स बोला जाता है, ध्यान रखना। परमवीर चक्र जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, जो कि दिया जाता है हमारे इन सिपाहियों को, हमारे इन फोर्सेस को, जो बेसिकली यहाँ पर इंडियन नेवी, आर्म्ड फोर्सेस, उसके बाद में आर्मी जो है हमारे, इनके कोई भी ऑफिसर हो सकते हैं, उनकी बहादुरी के लिए यहाँ पर ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र। महावीर चक्र जो है ये दूसरा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ये भी चाहे वो हमारी आर्मी हो, एयर फोर्स हो या नेवी हो, तीनों को यहाँ पर दिया जाता है। और ऐसे वीर चक्र हमारा देश का तीसरा हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ये सारे वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ध्यान में रखना। और जो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र हैं, इनको हम बोलते हैं पीस टाइम हाई गैलेंट्री अवार्ड। इससे पहले वाले वॉर टाइम थे, ये पीस टाइम वाले हैं, ध्यान रखना, शांति वाले। तो अशोक चक्र की जब बात करते हैं तो ये अगेन ये पीस टाइम में कह सकते हो एक हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, जो कि हमारे जो सोल्जर हैं उनके बहादुरता के लिए, उनके करेज के लिए, उनके सेक्रीफाइस के लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद में कीर्ति चक्र, ये सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। और ये भी अगेन जो युद्ध पूरा हो रहा है उस बैटल फील्ड के अंदर में बहादुरता के लिए यहाँ पर दिया जाता है। फिर शौर्य चक्र बेसिकली कह सकते हो हमारा थर्ड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। क्लियर हो गया? तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन से होते हैं ये आपको समझ में आ गया। उसके अलावा कुछ और अवार्ड्स भी होते हैं, जैसे सेना मेडल, नाम से पता चल रहा है सेना मेडल बेसिकली आर्मी के लिए होता है। फिर नाउ सेना मेडल, ये बेसिकली नेवी के लिए होता है। फिर वायु सेना मेडल, ये हमारी एयर फोर्स के लिए होता है। तो ये सारे मेडल्स और इन चक्र के बारे में ज़रूर से ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपसे कहीं से भी बन सकता है। इनका हिस्ट्री ज़रूर ध्यान रखना कि क्या नाम थे, कैसे नाम बदले गए। आगे आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक और यहाँ पर आर्टिकल डिस्कस करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लेकर एक जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ये आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है ई सिगरेट्स के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स होती हैं जिसके अंदर बैटरी वगैरह होती है। चार्ज करने के बाद में जो लोग हैं यहाँ पर इन सिगरेट को यूज़ करते हैं। तो हमारी जो INB मिनिस्ट्री है, ठीक है, यानी इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इन्होंने कल जो प्रिंट मीडिया होता है, उसके बाद में TV चैनल, OTT प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीडिया, इन सब से ही बोल दिया है कि आपको बिल्कुल भी ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि पिछला कुछ केस ऐसा निकल कर आया जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रमोट होता हुआ नज़र आया था। तो वही बोला गया कि आपने कहीं पर भी, ना ही TV चैनल में, ना ही OTT प्लेटफॉर्म्स में, OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि आपके नेटफ्लिक्स, ऑल्ट बालाजी, ये सारी चीज़ें हो गई है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स है उसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए, बस ये बात बोल दी गई। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बोला गया कि देखो हमारे पास में ऑलरेडी एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एडवर्टीजमेंट। ये एक्ट है 2019 का। और इस 2019 के एक्ट के अंदर में जो सेक्शन नंबर 4 है, ये सीधा सीधा प्रमोशन को रोकने का काम करता है। तो आपने बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं करना है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स का, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिगरेट की लत में होते हैं, नॉर्मल सिगरेट की लत में, और उस सिगरेट को छोड़ने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। और इससे क्या होता है, कोई जो एडिक्शन है कम नहीं होता, एडिक्शन और बढ़ जाता है। और जो नॉर्मल पीपल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का यूज़ करने लगते हैं, जिससे एडिक्शन और बढ़ता हुआ नज़र आता है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। आइए मैं आपको डेटा प्रोवाइड करवाता हूँ। उससे पहले एक पिक्चर देखो। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स क्या होती हैं? कुछ इस प्रकार की यहाँ पर ये सिगरेट्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर बैटरी वगैरह यूज़ की जा रही है ना। इसको चार्ज किया जाता है, चार्ज करने के बाद में यहाँ पर इसी प्रकार से जैसे नॉर्मल सिगरेट का कंजम्पशन होता है, वैसे यहाँ पर इन बैटरी वाली सिगरेट्स का कंजम्पशन भी किया जाता है। क्लियर हो गया? अब इन ई सिगरेट को लेकर बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल जाते हैं। बैन करने के लिए कई सारे एक्ट लेकर आए गए, वो सब क्या है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर नीचे देखो, सारा का सारा बैकग्राउंड डेटा आपको मिल जाएगा। ये आपको डायरेक्टली मेंस में हेल्प कर सकता है, प्लस प्रीलिम्स में भी हेल्प कर सकता है।
तो ई सिगरेट्स कभी भी यहाँ पर जो नॉर्मल सिगरेट पीने वाले लोग हैं उनकी कभी भी मदद नहीं करता है लत छुड़ाने के लिए। ध्यान रखना, ये स्टडी ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने एडिक्शन को छोड़ने के लिए ई सिगरेट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। इससे कोई एडिक्शन कम नहीं होता, ये स्टडीज़ ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हैं। ई सिगरेट्स को हम लोग कभी कभी ई सिग, वेप, ई हुक्का, वेप पेन्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम के नाम से भी यहाँ पर इसको जाना जाता है, जिसका पिक्चर मैंने दिखाया था ना, वही यहाँ पर ई सिगरेट। अब कुछ जो ई सिगरेट्स होती हैं वो नॉर्मल रेगुलर सिगरेट्स की तरह दिखाई पड़ती हैं, सिगार की तरह, पाइप की तरह, और कुछ यहाँ पर जिसमें मतलब USB ड्राइव, पेन की तरह यहाँ पर वो दिखाई पड़ती हैं। ई सिगरेट का जो यूज़ होता है ना, इसको वेपिंग के बोला जाता है, यानी कि अगर कोई ई सिगरेट का यूज़ कर रहा है, वो अगर कंज्यूम कर रहा है तो उसको वेपिंग बोला जाता है। सवाल यह है कि इसका कोई नुकसान तो होना चाहिए, मतलब जो हमारा नॉर्मल सिगरेट होती है उसमें तंबाकू वगैरह होता है, उसका तो नुकसान है, इसका क्या नुकसान होना चाहिए? इसका कोई नुकसान होता है क्या? हाँ बिल्कुल, इसके भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ऑलरेडी स्टडी प्रूव कर चुके हैं, और इसको बैन भी किया गया है कई सारी कंट्रीज़ में। इंडिया ने भी यहाँ पर ई सिगरेट्स को बैन किया है। बोला गया है कि देखो, ई सिगरेट्स यूथ के लिए, युवा के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, ना ही यूथ के लिए, ना ही यंग एडल्ट्स के लिए, ना ही प्रेग्नेंट वेमेन के लिए। जो यहाँ पर तंबाकू का यूज़ नहीं भी कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर इसकी तरफ बढ़ रहे थे धीरे धीरे, तो इससे कहीं ना कहीं तंबाकू या सिगरेट की लत लग सकती थी। लोग कह रहे हैं कि इससे लत छोड़ी जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साल 2016 में यहाँ पर एक स्टडी भी की गई थी, और वहाँ पर बोला गया था कि जो ये ई सिगरेट का यूज़ हो रहा है युवा के अंदर में, ये कहीं ना कहीं एक चिंता वाली बात है, क्योंकि इन ई सिगरेट्स के अंदर भी निकोटीन पाया जाता है, और वो निकोटीन कहीं ना कहीं एक इंसान के अंदर में एडिक्शन, एक लत बना सकता है, और डायरेक्टली यहाँ पर उसके ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर उसके बाद में 2016 के बाद में 2018 में भी यहाँ पर यही स्टडी की गई, जहाँ पे बोला गया कि जो ये ई सिगरेट है, इसका यूज़ अगर कोई डेली कर रहा है तो इससे कहीं ना कहीं 79% चांस बढ़ जाते हैं उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। इवन भारत का जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो ये भी बोलते हैं कि देखो, पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, जो ये ई सिगरेट्स है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर उसके बैटरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसकी चार्जिंग कैसी, उसकी बैटरी कैसी है। हाई वोल्टेज की बैटरी होगी तो ज़्यादा निकोटीन का यहाँ पर यूज़ किया जा सकेगा, ज़्यादा निकोटीन यहाँ पर वो छोड़ेगा, जिससे यहाँ पर एक इंसान को ज़्यादा तरीके से लत लग सकती है। क्योंकि ई सिगरेट्स के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का यूज़ किया जाता है ना। वो जो लिक्विड वाला सोल्यूशन होता है ना, उसमें बहुत सारे जहरीले केमिकल्स होते हैं, ऐसा बोला गया है। उन केमिकल्स की वजह से किसी इंसान को कैंसर, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, या फिर उसको ब्रेन कैंसर भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी सारे जो ई सिगरेट्स होती हैं, ऐसा तो नहीं सब कुछ अच्छे से बना हुआ है, उनमें डिफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि आपने चार्ज करना है, उनमें डिफेक्ट भी होता है, तो कभी कभी वो फट जाती हैं, है ना। कंजम्पशन करते करते उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, तो इससे भी काफ़ी सारे लोगों को सीरियस इंजरीज हुई हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्लियर हो गया। अब सवाल यह है कि इसमें निकोटीन पाया जाता है, तो निकोटीन है क्या? निकोटीन ही सबसे मेन चीज़ है, एक हाईली एडिक्टिव केमिकल है, जो कि यहाँ पर तंबाकू वगैरह में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे चाय में भी होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, इस वजह से लोग चाय छोड़ भी नहीं पाते हैं कभी कभी। लेकिन ध्यान रखना, जो चाय वगैरह में होता है ना, चाय कॉफ़ी में बहुत ही कम, नामात्र के बराबर होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है वो। जैसे, क्योंकि बात यह है ना कि अगर इन चीज़ों का थोड़ा लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करके यूज़ कर लिया जाए तो वही चीज़ शरीर के लिए बहुत घातक है, लेकिन उसी चीज़ का लिमिट में यूज़ किया जाए तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदा हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कॉफ़ी पीते हो, कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन पाया जाता है। अब वो कैफ़ीन है, कैफ़ीन अगर आप एक लिमिटेड वे में ले रहे हो तो आपके बहुत फ़ायदेमंद है। आपके बॉडी को अगर आप डेली मिल रहा है, लेकिन लिमिटेड वे में मिल रहा है जितनी आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा कैफ़ीन का कंजम्पशन हो रहा है, अलग से कैफ़ीन का कंजम्पशन हो रहा है, तो वो ड्रग बन जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं उसका एडिक्शन हो जाएगा इंसान को। तो वैसे यहाँ पर इसमें निकोटीन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है और हाईली एडिक्टिव केमिकल आपको देखने को मिलेगा। जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब के अंदर निकोटीन होता है, सिगरेट्स में भी निकोटीन होता है, और बाकी सारे यहाँ पर सिगार, स्मोकलेस टोबैको, हुक्का, सभी चीज़ के अंदर ही आपको निकोटीन देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया। और इससे कहीं ना कहीं निकोटीन का एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि जो निकोटीन है ये ब्रेन, जो हमारा दिमाग जैसे काम कर रहा है ना, उसके अंदर बदलाव कर देता है, क्रेविंग्स क्रिएट करने लगता है कि यार नहीं मुझे चाहिए, है ना। उनको लत लग जाती है कि नहीं मुझे चाहिए बार बार ये। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब इतनी खतरनाक चीज़ है तो सरकार ने इसको बैन नहीं किया। देखो, सरकार ने बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स उठाए, अलग अलग कानून बनाए गए, बिल लेकर आए गए, जिसके तहत यहाँ पर इन ई सिगरेट्स के ऊपर रोक लगाने के बारे में चर्चा की गई है। जैसे 2019 का एक बिल है, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बिल, जिसके बारे में यहाँ पर IB मिनिस्ट्री ने जिक्र भी किया है। ये जो बिल है सीधा बात करता है कि देखो, जितने भी ई सिगरेट्स हैं उनका ना ही प्रोडक्शन होगा, ना ही उसको बनाया जाएगा, ना ही उसकी इंपोर्टिंग होगी, ना ही उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, ना ही उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ना ही उसकी बिक्री होगी, ना ही उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ना ही उसको स्टोर किया जाएगा, ना ही उसका एडवर्टीजमेंट होगा।
2019 का बिल ये बोलता है। उसका सिगरेट एक्ट हमारे पास में 1975 का है, बहुत पुराना एक्ट है, जहाँ पर मेंशन किया गया है कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर में क्या होगा, आपको हेल्थ वार्निंग देनी होगी, उस डब्बे के ऊपर में हेल्थ वार्निंग देनी होगी कि ये घातक है। लेकिन ये 1975 का एक्ट था, तो सोचा भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। कुछ बदलाव बाद में कर दिए गए थे। हमारे पास में एक और एक्ट है जिसको हम बोलते हैं कोटपा, 2003 का ये एक्ट है, और इसने यहाँ पर क्या बोला, ये भी अगेन सिगरेट के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाने के बारे में बात करता है, ना ही उसका एडवर्टीजमेंट, ट्रेड, कॉमर्स, प्रमोशन, इन सब चीज़ों को रोकने के बारे में चर्चा करता है। और टोबैको को क्विट करने के लिए, तंबाकू को रोकने के लिए एक सर्विस लाइन भी चलाई गई है। एक टोल फ्री नंबर है जिसका नाम है, नंबर आपको दिख रहा होगा 1800112356। इसको 2016 में यहाँ पर शुरुआत की गई थी इसकी, और फिर उसके बाद में ये जो टोल फ्री सर्विस है ये थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ चुका है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ये सर्विस लेते हैं। इस नंबर पर कॉल करोगे तो यहाँ पर आपको बताएंगे कैसे कैसे जो टोबैको है वो यहाँ पर छोड़ा जा सकता है। तो अभी यहाँ पर इस नंबर के जो सर्विस है वो 16 भाषाओं में आ चुकी है, और अलग अलग यहाँ पर इसके जो सेंटर हैं वो भी ओपन कर दिए गए हैं। क्लियर हो गया, ये बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने बंगाल जाकर एक बात बोल दी जिसको लेकर यहाँ पर थोड़ा जो इशू है वो क्रिएट हो गया। अमित शाह जी ने यहाँ पर क्या बोला कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, अच्छा हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कल 9 मई थी, तो 9 मई थी तो क्या हो गया, कल 9 मई को टैगोर जयंती मनाई जाती है, ध्यान रखना। तो टैगोर जयंती के दिन क्या होता है, ये जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो बोलते हैं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने 2 देशों के नेशनल सॉन्ग्स को बनाया है, 2 देशों के नेशनल सॉन्ग्स को बनाया है, ये बात यहाँ पर इन्होंने बोल दी, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी इरप्ट होती हुई नज़र आ गई। ये बात एक इवेंट चल रहा था, उस इवेंट के दौरान यहाँ पर बोली है कि यहाँ पर टैगोर साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 देशों का नेशनल सॉन्ग लिखा। अब आप कहोगे इसमें बुराई क्या है, इंडिया का भी लिखा है जनगण मन, है ना, तो इंडिया का एक तो नेशनल सॉन्ग हो गया, दूसरा यहाँ पर बांग्लादेश का हो गया, तो दोनों देशों का लिखा, तो इसमें बुरी बात क्या है, इसमें कंट्रोवर्सी वाली बात क्या है। देखो बात यहाँ पर यह है, ये बोल रहे हैं कि नेशनल सॉन्ग, और इस वजह से यहाँ पर एक कॉमा में लिखा हुआ है, ये जनगण मन नेशनल सॉन्ग नहीं है, वो नेशनल एंथम है, ध्यान रखना, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है। ऐसे यहाँ पर बांग्लादेश का केस भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको लेकर जो बंगाल के अंदर में बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने यहाँ पर ट्रोल कर दिया। उन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो इनको ये नहीं पता है कि नेशनल सॉन्ग क्या होता है और नेशनल एंथम क्या होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम लिखे थे, ना कि नेशनल सॉन्ग। इस वजह से यहाँ पर जो मामला है वो थोड़ा सा चर्चा में आ गया था। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे किन चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पहले यहाँ पर इनसे रिलेटेड सवाल पूछ चुका है, ठीक है, क्योंकि 9 मई को हर साल कह सकते हो जो टैगोर जयंती है वो यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है, क्योंकि 9 मई जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है, ठीक है। तो बंगाली कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो टैगोर जयंती है वो बैसाख महीना के 25वें दिन पर पड़ती है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जब बात करते तो इनका जन्म हुआ था 7 मई 1867 में। अच्छा, उसके हिसाब से देखो, मैंने जो अभी आपको बताया ना कि टैगोर जयंती जो पड़ी है वो पिछले साल 9 मई को पड़ी थी, पिछले साल 9 मई को पड़ी थी, ध्यान रखना। और वैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया जो जयंती है ये कब पड़ती है, बैसाख महीने का 25वां दिन, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो जन्म हुआ था वो 7 मई 1867 में हुआ था। इनको अलग अलग नाम से भी जानने लगे, गुरुदेव का नाम दिया गया, कवि गुरु, फिर उसके बाद में विश्व कवि का नाम भी यहाँ पर इनको दिया गया। इन अलग अलग नाम से इनको जाना जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक बंगाली पोएट थे, नॉवलिस्ट थे, कई सारी नॉवल लिखी हैं, पेंटर थे, है ना, जिन्होंने यहाँ पर भारत का जो कल्चर है वो वेस्टर्न साइड में पहुँचाया। उसके बाद में काफ़ी सारी लिटरेचर यहाँ पर इन्होंने लिखी हैं, है ना। उसके बाद में महात्मा गांधी जी के एक अच्छे दोस्त थे, और महात्मा गांधी जी को जो महात्मा का टाइटल दिया है वो इन्होंने दिया है। उसके साथ साथ इन्होंने हमेशा से जोर दिया है कि देखो जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया की, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग रिलीजन्स, उन रिलीजन्स के अंदर भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, तो सब मिलकर साथ में रह रहे हैं। ये यहाँ पर इंडिया के इंटीग्रेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। फिर कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इनका योगदान बहुत बड़ा है। इन्होंने लगभग 2000 से ज़्यादा अलग अलग गानों को कंपोज़ किया। इनका जो गाना है, म्यूज़िक है, जिसको रविंद्र संगीत के नाम से जानते हैं, ये इनका खुद के लिरिक्स में, खुद का फ्लूइड स्टाइल में यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद में इन्होंने बंगाल के अंदर बहुत सारी जो पोइट्री है, बंगाली पोइट्री, वो यहाँ पर लिखी है। जो इंपॉर्टेंट काम है इनके, इंपॉर्टेंट जो लिटरेचर वर्क हैं, गीतांजलि, फिर उसके बाद में घर बेरे, गोरा, मानसी, बालक, सोनारी तोरई, इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट काम भी इनके देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ इनका एक इंपॉर्टेंट गाना भी है जिसकी वजह से इनको जाना जाता है, वो है एकला चलो रे।
ये सॉन्ग भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसा मैंने बोला था कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों को उनका नेशनल एंथम दिया, नेशनल सॉन्ग नहीं, नेशनल एंथम। तो इंडिया का नेशनल एंथम, बांग्लादेश का नेशनल एंथम यहाँ पर इन्होंने ही दिया है। प्लस इन्होंने श्रीलंका के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर इंस्पायर किया कि वो भी अपने देश का जो नेशनल एंथम है उसको कंपोज करें। ठीक है, तो ओरिजिनल सॉन्ग जो है जनगण मन, ये हमारा नेशनल एंथम है और ये पहले स्टार्टिंग में बंगाली में लिखा गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। इसको बंगाली में लिखा गया था, लेकिन जो संस्कृत वाला डायलेक्ट है उसका यूज़ किया गया, जिसको हम लोग साधु भाषा बोलते हैं, साधु भाषा, उसमें यहाँ पर लिखा गया था। फिर क्या होता है, ये एक दिन ना सोचते हैं कि मुझे ये जो जनगण मन है इसको मुझे ट्रांसलेट करना चाहिए, बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना चाहिए, इन्होंने सोचा। और उसके बाद क्या हुआ कि एक समय पर ये विज़िट कर रहे थे बीसेंट थियोफिजिकल कॉलेज को, ये जा रहे थे, उस कॉलेज में जा रहे थे, वहाँ पे इनविटेशन आया था एक आयरिश पोएट की साइड से, तो वहाँ पे जा रहे थे। तो जब वो गए तो वहीं पर इन्होंने क्या किया कि जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो कर दिया। इन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे ठहरे थे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है मदनपल्ले। तो वहाँ टाउन में वो बैठे, थोड़ी देर ठहरे थे और वहीं पर इन्होंने क्या कर दिया, ट्रांसलेशन कर दिया, यानी कि इस नेशनल एंथम का, यानी जो जनगण मन सॉन्ग है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में इनके बहुत सारे लिटरेरी अचीवमेंट्स हो गए, जैसे कि यहाँ पर ये फिलोसोफर भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, जिन्होंने 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को बनाया। ठीक है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने कन्वेंशनल एजुकेशन को पूरी तरह से चैलेंज कर दिया। इनको कई सारे अवार्ड दिए गए। 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया इनके गीतांजलि के लिए, है ना। तो नोबेल प्राइज़ इन्होंने मिला लिटरेचर के अंदर। फिर उसके बाद में ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था, पहले नॉन यूरोपियन, उससे पहले सारे के सारे यूरोप के लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला करता था। तो 1913 में यहाँ पर उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, पहले नॉन यूरोपियन बने जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। 1915 में इनको नाइटहुड का अवार्ड भी दिया गया था ब्रिटिश किंग जॉर्ज V के थ्रू। लेकिन 1919 के अंदर में जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, है ना, उस बाग में जो गोलियाँ चलाई गई थी, उसके बाद इन्होंने अपना जो ये अवार्ड उसको त्याग भी दिया था। फिर उसके बाद में इनकी डेथ होती है 7 अगस्त 1941 में कैलकाटा में। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, जैसे उनमें से 2 कोट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला कोट है, यू कांट क्रॉस द सी मियरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग द सी, यानी समुद्र के पास आप खड़े हो और समुद्र को एक तरीके से देख रहे हो, तो यहाँ पे उसको आप देखते देखते क्रॉस नहीं कर सकते, उसमें जाना पड़ेगा, जाकर काम कर कर यहाँ पर उसको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप खड़े होकर देख ही रहे हो कि हाँ मैं ये करूँगा, ये काम कब करूँगा, लेकिन अब कर नहीं रहा हूँ, केवल पता है कि हाँ मैं करूँगा, बस खाली तिहाड़ रहो यार मुझे ये काम करना है, तो वो काम नहीं कर पाओगे। करने के लिए, वो काम पूरा करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद में एक और कोट था इनका, फैक्ट्स आर मैनी बट द ट्रूथ इज़ वन। बहुत सारे फैक्ट हो सकते हैं, तथ्य बहुत हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यहाँ पर एक होती है। इस प्रकार से यहाँ पर इनके कई सारे जो कोट्स आपको देखने को मिलेंगे, ये 2 इंपॉर्टेंट कोट्स जो कि कई बार न्यूज़ में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इतना डिटेल में मैंने आपको पता क्यों पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे ये एग्ज़ाम यूपीएससी का है, यहाँ पर डिटेल मांगा जाता है। और इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा है क्योंकि आप देखो यूपीएससी ने 2021 में, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, अभी यहाँ पर 2021 में एक सवाल पूछ लिया गया। सवाल क्या था, विद रेफरेंस टू मदनपल्ले, जो आंध्र प्रदेश में छोटा सा टाउन है, याद होगा, है ना, वो जो जगह है ना, उसको लेकर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट दिया जाता है कि जो पेंगाली वेंकैया जी हैं, इन्होंने इस जगह में जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है इसको डिज़ाइन किया था। दूसरा स्टेटमेंट, जो पताबी सीतारामैया है, इन्होंने यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आंध्र रीजन के अंदर में, वो यहाँ से स्टार्ट किया था। थर्ड स्टेटमेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस जगह में नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। फोर्थ स्टेटमेंट, कि इस जगह पर मैदान बालावत्स्के और कॉलोनल ऑटकोट ने एक हेडक्वार्टर सेटअप किया था थियोफिजिकल सोसाइटी का इस जगह पे सबसे पहले। तो बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही था। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कि ये जो जगह है किस लिए फेमस है, जहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इस वजह से बोला था इस लाइन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। तो इसका आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट है, आंसर नंबर सी इज़ द सही। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। नव आते हैं वर्ल्ड सेक्शन पर, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, इकलौता आर्टिकल जो कि बहुत ज़्यादा काम का है। देखो पाकिस्तान चाइना दोनों मिलकर यहाँ पर अग्री कर चुके हैं कि हम क्या करेंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफ़गानिस्तान लेकर जाएंगे, अफ़गानिस्तान तक यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें क्या बात हो गई, इसमें इंडिया के लिए बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हो रही है। उसके पीछे का रीज़न सब कुछ समझेंगे, लेकिन भारत के लिए टेंशन तो क्रिएट हो रही है क्योंकि ये देखो, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, ये भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में बनाया जा रहा है। इससे बहुत प्रॉब्लम्स भारत को हो सकती हैं। तो हुआ क्या, मैटर यह है कि पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान ये तीनों तैयार हो चुके हैं
कि हम क्या करेंगे, यानी ये तीनों देश आपस में मिलकर अपने इकोनॉमिक टाइज को इम्पोर्टेंट और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और वो कैसे बढ़ाया जाएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक लेकर जाएंगे। जो कॉरिडोर अभी पाकिस्तान और चाइना के बीच में बनाया जा रहा है ना, इसको अफगानिस्तान से जोड़ दिया जाएगा। अफगानिस्तान से कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर एक और रोड बना दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं ये यहाँ पर, और साथ ही साथ में चाइना के मिनिस्टर हो गए क्विंगैंग, और अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हो गए मावली। तो सॉरी, तो ये तीनों लोग जो है ना, इन तीनों के बीच में अभी रिसेंटली 5वीं मीटिंग होती है। चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर का डायलॉग होता है, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होती है, 5वीं मीटिंग होती है। उस मीटिंग के दौरान यहाँ पर ये सारा का सारा डिस्कशन करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जोर दिया गया है कि ये तीनों मिलकर भले ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को तीनों देशों से जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर जो टेरर एक्टिविटीज़ है, जो आतंकवादी हरकतें हैं, उसको यहाँ पर रोकेंगे, उसके खिलाफ यहाँ पर काम करेंगे। जो टेरर एक्टिविटीज़ है वो किसी भी देश में ना फैलें, इस चीज़ को इंश्योर करने का काम करेंगे, ऐसा इनके थ्रू बोला गया है। बट सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले आपने मैप को देखना होगा। दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो वो इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ पर है। अगेन मैं आपको ये वाला पिक्चर दिखाऊंगा। इस पिक्चर में बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो, ये है इंडिया, इधर है यहाँ पर पाकिस्तान, और ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा चाइना। ठीक है, ये रहा चाइना, और ये रहा पीछे अफ़गानिस्तान। ठीक है, अब होता यहाँ पर यह है कि ऊपर चाइना का जो ये कशगर लिखा है ना, ऊपर कशगर, ये पड़ता है जिनजियांग वाले रीजन में। जिनजियांग रीजन वही जहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना अत्याचार बहुत करता है। ठीक है, और नीचे आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा ग्वादर पोर्ट। ठीक है, मैं एरो बना देता हूँ, ये रहा एरो, ये रहा ग्वादर पोर्ट, ये बंदरगाह। इस बंदरगाह को किसने बनाया है, चाइना ने ही यहाँ पर इस बंदरगाह को बनाया है। क्लियर हो गया। अब चाइना कर क्या रहा है कि कशगर से एक पूरा कनेक्टिविटी बना रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर एक कॉरिडोर प्रोजेक्ट बना रहा है जो कि ग्वादर तक जाएगा, ग्वादर को जोड़ेगा। और ग्वादर से क्या होगा, चाइना को अरेबियन सी का एक्सेस मिल जाएगा, और अरेबियन सी से थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो चाइना को अफ्रीका का भी एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पर पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ तक चाइना बहुत आराम से जा सकता है इस कॉरिडोर के माध्यम से। कुछ लाना हुआ अफ्रीका से तो सीधा सामान से कह सकते हो कि बोट के माध्यम से, जो अपना नाव के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाएगा, जहाज़ के माध्यम से, और सीधा यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है, जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो कनेक्टिविटी बना रहे हैं, यहाँ से सीधा वो चाइना सामान पहुँचा पाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर आपको एक जगह पर नज़र आ रही होगी कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये भारत के हिस्से से निकल रहा है। ये जो हो गया, ये यहाँ पर हमारे इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये जो रीजन है ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से ही ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है ये इसको निकाल रहे हैं। है तो इंडिया की टेरिटरी, पाकिस्तान ने भले इलीगल तरीके से कब्जा ली हो, लेकिन है ये भारत की टेरिटरी। लेकिन क्या कर रहे हैं ये लोग ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, अब इस वाले कॉरिडोर को मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ कि इस वाले कॉरिडोर को अफ़गानिस्तान से जोड़ देंगे, यानी कि बीच में से एक और रोड बना देंगे जो कि अफ़गानिस्तान तक जाएगी। यानी अभी अफ़गानिस्तान से कोई सामान वगैरह निकाल के लेकर आते हैं ये, तो सीधा इस रोड से यहाँ पर जाएगा और सीधा यहाँ पर वो चाइना में पहुँचा देगा। तो तीनों देशों का, अफ़गानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ये बेसिकली इस वाले कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना का ही एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसी का हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपने सुना होगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में चाइना का मेन मकसद क्या है कि हम सेंट्रल एशिया, उसके बाद में वेस्ट एशिया, उसके बाद में इधर यहाँ पे पूरा का पूरा यूरोप को जोड़ सकें, और चाइना ये हरकतें कर रहा है। ये जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं सिल्क रोड। ये चाइना ने ज़ियाम से लेकर पूरा जोड़ दिया है, इस पूरा रीजन को कह सकते हो यूरोप तक पहुँचा दिया है। और समुद्र के रास्ते को भी चाइना जोड़ रहा है। कैसे, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये रहा चाइना, चाइना के फुजाओ से स्टार्ट होता है ये रीजन, और इस प्रकार से यहाँ पे कह सकते हो कि पूरा का पूरा सभी जगह पर घूमता हुआ ये रास्ता दिख रहा होगा, ये भी यूरोप तक जाता है। तो चाइना क्या कर रहा है, इन सभी देशों को इस तरीके से जोड़कर लेकर चल रहा है। इन सभी देशों से जो भी व्यापार होगा, सीधा यहाँ पर वो चाइना अपने देश में आराम से मंगा सकेगा, या फिर इनको इम्पोर्ट भी कर सकेगा, एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। अब यहीं पर आपको ब्लैक कलर की लाइन भी दिख रही होगी, ये वाली जो है, यही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब यह है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना का ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही है, इससे चाइना को होगा क्या फ़ायदा, बहुत सारे फ़ायदे होंगे। चाइना को अफ्रीका का एक्सेस मिल जाएगा, और अफ्रीकन कंट्रीज़ में चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ से देखो, अफ्रीकन कंट्रीज़ भले यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारी कंट्रीज़ पुअर हैं, लेकिन यहाँ की ज़मीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स दबे हुए हैं,
उन मिनरल्स को चाइना निकालना चाहता है। निकालने के बाद में सीधा वो चाइना जाएगा कैसे? अब देखो एक आसान रास्ता ये हो जाएगा, चाइना यहाँ से जहाज़ के माध्यम से भरेगा, अरेबियन सी से गुजारेगा, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर पहुँचाएगा और इस पोर्ट से सामान लोड करके सीधा ऊपर चाइना तक पहुँचा सकता है। ठीक है, तो ये मेन मकसद आपको देखने को मिल जाता है। खैर अभी यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं कि यहीं से एक और रास्ता निकाल देंगे जो कि अफगानिस्तान तक जाएगा। तो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में और डिटेल से बताता हूँ। यानी कि आपको लिखने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए जो भी हमने बोला है। तो अब वो लिखने के लिए क्या हो सकता है आपके पास में, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी जो मीटिंग हुई है, मीटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। उस मीटिंग के दौरान ये सारा का सारा डिस्कशन किया गया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है कि मैंने आपको बता दिया है। ये वैसे 3000 किलोमीटर का लंबा रास्ता है। 3000 किलोमीटर का रास्ता है जो कि चाइना के जिंजियांग रीजन को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ने का काम करेगा। और ये बायलैटरल प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा जिसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों क्या करने वाले हैं, हाईवे, रेलवे, पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें बिछाने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं। इसके बदले में पाकिस्तान को मिलेगा क्या? देखो पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही फॉल्टर मार रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उनका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा है, फॉरेक्स रिजर्व ख़त्म ही हो चुका है, हालत काफ़ी बेकार है। तो चाइना चाहता है कि पाकिस्तान चाहता है हम अपनी इकोनॉमी को बचा सकें और कोई और रास्ता है नहीं। IMF उधर से लोन दे नहीं रहा है पाकिस्तान को इनके फॉल्ट की वजह से। तो कहीं ना कहीं रास्ता क्या है? चाइना। चाइना के पास पैसा बहुत सारा है। चाइना क्या कर सकता है? पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचा सकता है, पाकिस्तान के क्राइसिस को यहाँ पर बचा सकता है, पाकिस्तान में एनर्जी का जो इशू चल रहा है उसको यहाँ पे पूरा कर सकता है। तो पाकिस्तान सोच रहा है ठीक है बात मानते रहो, चाइना की क्या दिक्कत है, चाइना को एक्सेस दे देते हैं और इधर बीच में से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बना देते हैं। क्या प्रॉब्लम है? वो कॉरिडोर बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और हमारा जो कंट्री है वो भी बचा रहेगा। उसका जो फाइनेंशियल इशूज़ है वो चाइना पूरा करता रहेगा। तो इस बेसिस पर यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसने ये जो रीजन है वो खासकर चाइना को दे दिया है। और मैंने जैसे बोला है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का ही एक हिस्सा है। BRI क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, 2013 में BRI को लॉन्च किया गया था। सवाल यह है कि इसमें अफ़गानिस्तान को क्यों जोड़ा जा रहा है? अफ़गानिस्तान को जोड़ने से फ़ायदा क्या मिलेगा पाकिस्तान या चाइना को? देखो दोनों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसी मूर्खता में ये काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स भरपूर मात्रा में भरे पड़े हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार भरे पड़े हैं। 1.4 मिलियन टन के आसपास रेयर मिनरल्स हैं। रेयर मिनरल्स वो होते हैं जो बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं किसी भी देश में, प्लस उनको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। बस चाइना के पास में टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से वो रेयर अर्थ मिनरल्स को अफ़गानिस्तान से निकाल सकता है और निकालने के बाद में क्या कर सकता है, उन रेयर अर्थ मिनरल्स को सीधा चाइना लेकर जाएगा और उसको अपने प्रोडक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में यूज़ करके बेचना शुरू करेगा। इससे चाइना की इकोनॉमी और स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। चाइना चाहता है हमारा व्यापार और स्ट्रांग हो, मैं USA को टक्कर दूँ। अब देखो बात यहाँ पर यह भी है कि तालिबान जो है ना वो ये करने देगा। हाँ करने देगा। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान देश भी जो है बहुत सारी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज से गुजर रहा है, वहाँ पे भी पैसों की कमी है, क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं बाकी सारी कंट्रीज उन्होंने पैसा वहाँ से निकाल लिया है, विड्रॉ कर लिया है, प्रोजेक्ट रोक दिए हैं। तो वो भी चाहता है कि भाई चाइना हमें सपोर्ट करे, इसलिए यहाँ पर अफ़गानिस्तान भी तैयार रहेगा। तो अफ़गानिस्तान भी यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में पार्टिसिपेट करेगा। इससे पाकिस्तान चाइना दोनों को फ़ायदा होगा। दोनों यहाँ से बहुत सारा रिसोर्स निकाल पाएंगे, है ना। अफ़गानिस्तान का जो ये वेल्थ है, नेचुरल रिसोर्स है, यहाँ से निकाल कर कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, लिथियम, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ये सारे मिनरल्स निकाल कर चाइना लेकर जा सकता है, अपने इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकता है, अपनी जो हाईटेक मिसाइल है यानी कि अपना डिफेंस सिस्टम जो है उसमें यहाँ पर यूज़ कर सकता है। तो इसलिए ये कॉरिडोर बनाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सामान निकाल कर ले जाएंगे कैसे ऊपर तक, समझ गए। अब देखो बात यह है कि इंडिया के लिए क्या यहाँ पर ख़तरनाक चीज़ है, इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, प्लस अफ़गानिस्तान तक जो ये कॉरिडोर बढ़ाया जा रहा है इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। पहली चीज़, भारत के ऊपर पहला बहुत बुरा असर पड़ेगा कि चाइना जो है इंडिया को ओवरटेक कर देगा अफ़गानिस्तान के अंदर में। क्योंकि अभी हम अफ़गानिस्तान की जब बात करते हैं तो भारत का जितना इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में उतना शायद किसी का ना हो। भारत ने $3 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन अगर यहाँ पे चाइना ये काम कर पाता है, इस कॉरिडोर को वहाँ से जोड़ पाता है और अफ़गानिस्तान के अंदर में से ये मिनरल्स निकाल पाता है, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना को भी करना पड़ेगा। तो चाइना कहीं ना कहीं इंडिया को पीछे छोड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। दूसरा, सिक्योरिटी कंसर्न, चिंताएं बहुत सारी बनेंगी सुरक्षा को लेकर। चाइना क्या कर सकता है, देखो चाइना अफ़गानिस्तान के बगरम एयरफोर्स बेस को कंट्रोल करेगा, ठीक है, उसका कंट्रोल पा सकता है। और ये बगरम एयरपोर्ट जो है ना एक सबसे बड़ा एयरपोर्ट है
और अब अमेरिका की ये जो आर्मी यहाँ से भागी थी ना अफ़गानिस्तान से, तो वो भी यहाँ पर इसी वाले इस एयरपोर्ट से भागी थी, आप ऐसा कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एयरपोर्ट चाइना के हत्थे चढ़ सकता है। दूसरा, इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो यहाँ पर काफ़ी खतरे में है। क्यों? क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्पेशली भारत के कंट्री से निकल रहा है, भारत के रीजन से निकल रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकल रहा है। तो इससे बहुत सारी चिंताएं बनती हैं। ऑब्वियसली बात है, हमारी टेरिटरी का वॉयलेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में टेररिज्म, आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा चिंता बन जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान जैसे ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनेगा ना, इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा मिलेगा, पाकिस्तान थोड़ा पैसा कमा पाएगा, इकोनॉमी रिवाइव करेगी, और अगेन यह भारत के लिए खतरा बनकर निकल कर आ सकता है। ये हमारे भारत के ऊपर वाले हिस्से के लिए जम्मू कश्मीर वाले रीजन के अंदर में आतंकवाद को फैला सकता है। फिर एक और यहाँ पर चिंता भारत को बनी हुई है, वो है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स अफगानिस्तान में हैं, जिसको चाइना निकालने की सोच रहा है, उसका वो गलत यूज़ करेगा। अपनी हाईटेक मिसाइल गाइडेंस सिस्टम बना सकता है, मिसाइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकता है, अपने मिसाइल के ऊपर मिसाइल बना सकता है, डिफेंस के अंदर यूज़ कर सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं उसके आसपास पड़ोसी देशों को यहाँ पर खतरा जो है बढ़ता रहेगा चाइना से। तो ये सारे के सारे यहाँ पर कह सकते हो कि कंसर्न्स नज़र आते हैं। अब यूपीएससी ने 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नहीं ला पाया हूँ लेकिन क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये कौन से देश का प्रोजेक्ट है, बस इतना सा सवाल था। तो आंख बंद करके भी कोई लगा सकता है, मतलब सुनकर आप आराम से बता सकते हो कि हाँ चाइना का वो प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना उसके बाद आते हैं बिजनेस सेक्शन पर, देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट आर्टिकल्स को। एक आर्टिकल इकलौता आर्टिकल है इकोनॉमी सेक्शन पर, वो ये है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो हुआ क्या है कि जो फिच है, पहली चीज़ तो ये समझो फिच है क्या। फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, या कह सकते हो क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। इसका मेन काम होता है अलग अलग देशों की क्रेडिट रेटिंग करना, यानी कि वो देश कैसे ग्रो करेगा, है ना, उसका इकोनॉमी इस साल ग्रो कितनी करेगी, कितनी कम होगी, वो सब यहाँ पर बताता है। तो फिच ने क्या किया है, इंडिया की अब की बार की जो जीडीपी ग्रोथ है 2023-24 की, उसको यहाँ पर कम कर दिया है। बोला है इसने कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है ना 2023-24 का, वो अब की बार 6% हो जाएगा, जबकि पहले जो इन्होंने ग्रोथ बताई थी वो 6.2% के आसपास बताई थी। तो बोला जा रहा है 6.2% से कम होकर 6% अब की बार भारत की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर फिच ने बताया है। अब ये बात ध्यान में नहीं रखनी, क्योंकि ये रेटिंग को बढ़ाते घटाते रहते हैं, वो डिपेंड करता है देश की इकोनॉमी के ऊपर में, इंडिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है। अच्छी इकोनॉमी हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़िया चल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं जो फिच की रेटिंग है वो भी इंप्रूव हो जाएगी, आप ऐसा कह सकते हो। बस ध्यान रखना फिच क्या है, फिच यहाँ पर क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये देश भर का जो क्रेडिट सिचुएशन है उसको देख कर यहाँ पे उनको रेटिंग देने का काम करता है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ, जीएस पेपर नंबर 3 में आप डायरेक्टली यहाँ पर इसको लिंक कर सकते हो। तो क्रेडिट रेटिंग पहली चीज़ होती क्या है, देखो क्रेडिट रेटिंग बेसिकली क्या है, एक देश की बताई जाती है कि देश यहाँ पर जितना उधार ले रहा है उस उधार को चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं उस क्रेडिट रेटिंग में। उसके हिसाब से जो रेटिंग है देशों को दी जाती है। एक देश ने उधार लिया है, मान लो किसी से बोरो किया है, उसकी स्थिति कैसी कि वो चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, तो उसको एक अच्छा रेटिंग मिलता है। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर अगर हम लोग श्रीलंका या पाकिस्तान का एग्जाम्पल मिल जाए तो इनकी रेटिंग काफ़ी बुरी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इनके पास में लोन काफ़ी सारा है, लेकिन ये लोन चुका नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हालात इकोनॉमी के ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बुरे हो चुके हैं। तो इनको रेटिंग देने के लिए ना अलग अलग एजेंसीज बनी हुई हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, अब जो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, इसमें टॉप 6 एजेंसीज आपको देखने को मिल जाती हैं। वो 6 एजेंसी कौन कौन सी हैं, ध्यान रखना, जितनी भी एजेंसीज है वो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड हैं। किसमें, सेबी में रजिस्टर्ड है, यानी कि सेबी उनको कंट्रोल करता है, सेबी ही रेगुलेट करता है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है ना, वही यहाँ पर हमारी इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट करता है। तो वो 6 एजेंसी कौन कौन सी हैं, एक है क्राइसिल, एक है ICRA, फिर है केयर, फिर है SMERA, फिर फिच के बारे में भी हमने डिस्कस किया, फिर है एक ब्रिक वर्क रेटिंग्स। ठीक है, फिर है एक ब्रिक वर्क रेटिंग्स। ये सारी यहाँ पर इंडियन रेटिंग एजेंसी आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि सारी की सारी सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि भारत की बॉडी है सेबी, उसी के अंदर रजिस्टर्ड है। इंडियन एजेंसीज आपको ये देखने को मिल जाएंगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो यूपीएससी ने 2022 में, यानी पिछले साल, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन 2022 में यहाँ पर एक सवाल पूछ लिया था। सवाल क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि भारत में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। ये सही बात है भाई, सरासर गलत है। अभी आपको पढ़ाया था कि इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन रेगुलेट करता है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत।
दूसरा, जो ये रेटिंग एजेंसी है ICRA वाली, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये सही बात है क्योंकि वो क्या है ना, ICRA वाली जो रेटिंग एजेंसी है वो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है और ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही है। तो इस वजह से यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो हमारा सही है, वो सेबी के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप ऐसे भी देख सकते हो। तीसरा, जो ब्रिकवर्क रेटिंग है वो इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। हाँ बिल्कुल, इंडियन एजेंसी है, सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर में रजिस्टर्ड है। तो ब्रिकवर्क रेटिंग भी यहाँ पर एक भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, नीचे ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 गलत क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि RBI रेगुलेट नहीं करता है, इनको सेबी रेगुलेट करता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्यों सही है, क्योंकि ICRA जो है इसको 1991 में सेटअप किया गया था। बाद में ICRA को पब्लिक इंडिया लिमिटेड, मतलब एक बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका जो शेयर है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। फिर स्टेटमेंट 3 आप देख पाओगे, ये ब्रिकवर्क रेटिंग बेसिकली सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेबी के अंदर में रजिस्टर्ड होने का मतलब एक इंडियन क्रेडिट एजेंसी आपको ये देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बन जाते हैं। नाउ आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। देखो दोस्तों, पिछले 2-4 दिनों से एडिटोरियल्स कुछ काम के नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल बकवास आर्टिकल देखने को मिलेंगे। आपने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, पॉलिटिक्स से भरे आर्टिकल बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, ये मणिपुर के वॉयलेंस के बारे में है। ऑलरेडी मैं 2 दिन से डिस्कस करता हुआ नज़र आ रहा हूँ, आपको प्रॉपर नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, और इससे अच्छा है आपको जिस तरीके से मैंने पढ़ा है उस तरीके से इसके ऊपर ध्यान दें। प्रीलिम्स और मेंस दोनों एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करें। एक आर्टिकल ये है एक्सप्लेन सेक्शन पे, बताओ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस के बारे में बात करता है, जिसको ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो विस्फोट हो जाता है। रिसेंटली आपको पता होगा, ये आप एक सड़क में गड्ढा देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो हमारे सोल्जर का जो वैन है वो यहाँ पर एक तरीके से वो फट गया था वैन, इस एक्सप्लोसिव डिवाइस की वजह से, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर दफना रखा था। और जो मॉइस्ट होते हैं ना, मॉइस्ट जो नक्सली होते हैं उन वो ये खासकर काम करते हैं, वो इस प्रकार के IED का यूज़ करते हैं। तो IED से खतरा क्या है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये डिस्कस किया गया है इस पूरे आर्टिकल में। लंबा चौड़ा आर्टिकल है, मैं आपके साथ में डिस्कस नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ यार। देखो मैं आपको बता, देखो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा नया नया पढ़ते रहो, है ना। अब मैं बताता हूँ आपको ये पढ़ना कहाँ से है। मैं आपको ऐसा सटीक तरीका बताऊँगा, टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल नहीं होगा, आप सीधा वहाँ पर पहुँचोगे। अभी 2 दिन पहले की बात है, आज है 10 मई, मैंने आपको पढ़ाया है 8 मई को। ये कब पढ़ाया है, 8 मई को। सीधा क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, मेरा 8 मई का वीडियो ओपन करना है, 8 मई द हिंदू बाय दीपक यादव डाल देना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उस पर जो ऊपर मैंने थंबनेल लगा रखा है, वो जासूसी वाला थंबनेल लगा रखा है, आपको पता होगा, है ना। तो 8 मई का जब वीडियो ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में सीधा कहाँ पर जाना है, आप आगे बढ़ाना और टाइम ओपन करना 1 घंटा 51 सेकेंड। 1 घंटा 51 सेकंड पर जैसे ही पहुँचोगे आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा। जैसे ही 8 मई पर जाओ, 8 मई के वीडियो को ओपन करो, 1 घंटा 51 सेकंड वाले जो टाइम पीरियड है उस टाइम स्टाम्प पर पहुँचो, सीधा आपको यहाँ पर ये वाला वीडियो मिल जाएगा, ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा, वहाँ पर आप समझ सकते हो चीज़ों को। तो टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। नाउ आज का मेंस का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्योंकि आज कुछ खास आर्टिकल नहीं थे तो आज मेंस का क्वेश्चन थोड़ा हट कर लिया गया है, आप इसको ज़रूर से अटैम्प्ट करो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। भारत में जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी शहरीकरण हो रहा है, लोग गांव से शहर की तरफ भाग रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या ये आपने समझाना है। प्लस कुछ तरीके बताने हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, है ना, इस रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से। तो हिंदी में रीड कर देता हूँ। भारत में तेज़ी से शहरीकरण के कारणों पर चर्चा करें और तेज़ी से शहरीकरण से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको दूर करने के उपाय भी बताएं कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है। तो समझ गए होंगे, अर्बनाइजेशन का मतलब लोग शहर से गाँव से लोग शहर में भाग रहे हैं, इंडस्ट्री की वजह से और कई सारे कारण की वजह से, क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से। तो आपने समझाना है, कारण समझाना है, ऐसे कारण बता देना है, उसके बाद बताना है इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत के बाद सोल्यूशन बताना है। ठीक है, तो 250 शब्दों में आंसर लिखना और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 56,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़कर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। जब आप अपने आंसर को सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकोगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है, आप भी ज़रूर से यहाँ पे उसका जाकर हिस्सा बनिए।
चलो अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ, फिर उसके बाद अपने सेशन को करेंगे समाप्त। तो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन था, इंडिया में कौन सी एक ऐसी बॉडी है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर या कंपनी के अंदर जो लोगों की नौकरियां जा रही हैं उसको लेकर सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा कंपाइल करने का काम करती है, तैयार करने का काम करती है। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, लेबर ब्यूरो या फिर नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सही उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा सी, लेबर ब्यूरो। तो लेबर ब्यूरो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आने वाली एक बॉडी है जिसका मेन काम है सारा का सारा जो डेटा, सारा इन्फॉर्मेशन तैयार करना, किस चीज़ को लेकर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, ले ऑफ को लेकर सारा डेटा तैयार करने का ये काम करता है। नाउ दोस्तों, इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।